तरफ से अटैक किए गए तो 5 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है ईरान की, और आगे भी ये हमले जारी रहेंगे। यहाँ पर कर्नल शिवदान सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि हर देश ये चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। ऐसे में ईरान अगर ये कोशिश कर रहा है तो इसमें अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर पावर बने। क्या इस न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल होने की उम्मीद लग रही है? क्या अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इसका मिसयूज किया जाएगा, जिसके चलते इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये पावर ईरान के पास आए? क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान में जैसे और देशों में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जी, और उसके पास पावर होती है। ईरान में आपने देखा है कि जो खुमनेई है, वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, जी, मुस्लिम सुप्रीम लीडर है, उनके हाथ में असली पावर है वहां पर। तो एक प्रकार से ये इस्लामिक कट्टरपंथ के तरफ इशारा करता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कब क्या डिसीजन ले लें उसका कोई पता नहीं लगता है। इसलिए यदि ये कोई प्रॉपर सेटअप होता है इस कंट्री में तो लोगों को विश्वास रहता है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो मिसयूज नहीं होगी। मगर जैसा कि अभी आपने खुद देखा है, वहां पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया गया और उनको इजराइल के को हमले के लिए भेज दिया गया। और मिडिल ईस्ट में जगह जगह ये आतंकवादी जो संगठन है ईरान के, ये इस तरह की अशांति फैलाते रहते हैं। तो इस ऐसी कंडीशंस में जहां पर ईरान पूरे टाइम आतंकवादी गुटों को तैयार कर रहा है और उनको बाहर भेज रहा लड़ने के लिए, और जगह पूरे मिडिल ईस्ट को उसने टर्मोइल में डाला हुआ है, तो इसलिए इनके हाथों में यदि एटॉम बम आ जाएगा तो इनका कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि कब उसको इस्तेमाल कर दें, कहां पर इस्तेमाल कर दें। इसलिए ज्यादा वरी है कि ईरान के पास एटॉम बम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार के एटम बम का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए ऐसे देशों के पास इस तरह के हथियार होने से पूरे विश्व को खतरा रहता है और पता नहीं कहां किसका इस्तेमाल कर दें। तो इसलिए ज्यादा वरीड है अमेरिका भी और इजराइल भी कि इनका जो असली पावर है वो रिलीजियस लीडर्स के हाथ में है, और जो कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। जी बिल्कुल मनोज सर, और जैसा कि यहाँ पर शिवदान सर बता रहे हैं, क्योंकि मिसयूज हो सकता है और रिलीजियस लीडर के हाथ में पावर्स हैं ईरान में, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि अब तो जंग की शुरुआत हो चुकी है, एक तरह से ये माना जाए, पीछे नहीं हट रहा है ईरान, धमकी भी दे रहा है कि देखिए शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन हाँ अब इससे हम इजराइल को भागने नहीं देंगे इस युद्ध से। तो जब ईरान को ये पता है कि वो इतनी हैसियत नहीं रखता है कि वो इस युद्ध में स्टे कर पाए, ठहर पाए, तो उसके पीछे की वजह आपको क्या दिख रही है कि लगातार जो ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जवाबी कार्रवाई की जा रही है? क्या ईरान को अपना हश्र पता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा? देखिए, विश्व को ये डर सता रहा है कि जिस प्रकार का रेडिकलिज्म है ईरान में, उनकी लीडरशिप में, जो केवल रिलीजन के नाम पर कुछ भी करने को आमादा है, तो वैसी स्थिति में जिस प्रकार के बयान आते रहे हैं पिछले 1979 से के बाद से, जब से रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके बाद जिस प्रकार का कट्टरपंथ वहां पे बढ़ा है, उसके कारण विश्व थोड़ा सा सहम चुका है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं वहां के लीडरशिप। किसी को भी, अब देखिए, इजराइल जो है केवल एक न्यू जर्सी जितना बड़ा, एक जो न्यू जर्सी स्टेट है वहां अमेरिका में, उसके बराबर का ये देश है। इतना छोटा देश होने के बावजूद इतना शक्तिशाली है क्योंकि उसको बनना पड़ा। चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन थे, और घेर किसने रखा था? घेरा था ईरान के द्वारा मेनली, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, उसके अलावा सीरिया में भी उनके हितैषी थे पहले। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। आपने देखा, हमास को बर्बाद कर दिया गया, उधर उनको भी, हिजबुल्लाह को भी काफी हद तक ठोकर दी गई है इजराइल के द्वारा। उसके अलावा सीरिया में एक रेजिम चेंज हो गया है जिसमें टर्की के समर्थन वाली वहां पे सरकार अभी आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब ईरान के पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार, जो कि बिल्कुल उस मुहाने पे खड़ा है जहां वो उसको हासिल करने के एकदम करीब है, तो ऐसे में वो खतरा तो हो सकता है विश्व को। लेकिन जो अभी अटैक्स हुए हैं जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, नतांज में, इस्फहान, उसमें, तो उसमें ये कहा गया है IAEA के द्वारा कि उसमें कोई रेडिएशन का अभी तक इम्कान कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब बहुत मेजर डैमेज नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देना
वो तो बड़ी बात थी। लेकिन हाँ, इनको कंट्रोल करना है। सभी देश चाहते हैं कि ईरान को किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कोई भी देश जो कि टेररिज्म के मार्फत अपनी सत्ता चलाना चाहे तो वो ठीक नहीं है विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए। जी ठीक है। जी। बिल्कुल और आप हमारा सभी मुख्य उद्देश्य यही है सभी देशों का कि वहाँ रेजिम चेंज हो, क्योंकि वहाँ की जनता भी त्रस्त है। अगर आप ध्यान दें तो जब शाह ऑफ ईरान वहां पे थे तब वहां की जनता कितनी मॉडर्न होती थी, जो वहां के लिबास और फैशन और सब चीजों में वो लोग सम्मिलित थे। लेकिन उनको दबा के, कुचल के अभी इस तरह का जो इस्लामिक जो बिल्कुल, और तंत्र शायद है यही वो वजह चलाया रही जा है रहा कि है। जी, यहाँ पर जी। इजराइल के राजदूत ने ये साफ कर दिया है अमेरिका में कि देखिए हमारी जो जंग है वो ईरान के लोगों से नहीं है और उनके लिए भी मौका है कि वो भी आज़ादी पा सकते हैं इस दौरान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं, इजराइल ईरान जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आया है कि अभी शुरुआत है और तबाही मचनी बाकी है। ईरान के खतरे को खत्म करना मकसद है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया, ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब है और ये दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के परमाणु हथियार हमारे भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए ईरान को खत्म करना ही मकसद है। बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ का जो शासन है इसके प्रति जो रवैया है उसको लेकर साफ कर दिया गया है इजराइल की तरफ से कि देखिए हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो यहाँ के लोग हैं उन पर कोई असर पड़े, लेकिन हाँ यहाँ का जो शासन है उसके खिलाफ इजराइल जरूर है। और ईरान पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दे दिया है कि अभी शुरुआत है और तबाही मचनी अभी बाकी है। ईरान के खतरे को खत्म करना मकसद है। ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के काफी करीब है और ऐसा होने नहीं देगा इजराइल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये बात कर रहे हैं। संजीव सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से हालात और माहौल बने हुए हैं, ऐसे में भारत की भी एक भूमिका है, क्योंकि नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की है, उन्होंने कहा कि शांति बरकरार रखें, लेकिन यहाँ पर एक तरह से उन्हें भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। अगर भारत की हम बात करते हैं इजराइल के रिश्तों के साथ और ईरान के रिश्तों के साथ, तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या भारत का रवैया होना चाहिए दोनों देशों के प्रति? देखिए गीतू जी, भारत के जो रिश्ते हैं वो इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं और दोनों के बीच में एक संबंधों का एक इतिहास भी है। और इजराइल हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी है, अन्य की सेक्टर्स में भी इजराइल हमारे साथ कोलैबोरेट करता है। ईरान के साथ हमारी सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ईरान में हम अपना चाबहार का पोर्ट भी बना रहे हैं। ईरान के साथ जो है एनर्जी के जो हमारे संबंध हैं वो प्रगाढ़ है, मजबूत हैं। लेकिन जहां तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रश्न है, भारत भी ये मानता है कि ईरान के पास को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और भारत ने कई बार जो IAEA के रेजोल्यूशंस में जो है ईरान का के विरोध में मत दिया है, वोट किया है। तो क्योंकि भारत भी ये मानता है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है, इसमें यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो ऐसे में ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है और अनेक तरीके की वहां पर आशंकाओं को जन्म दे सकता है और पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। परमाणु अप्रसार के संदर्भ में जाहिर है कि ये महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के जो वेपन्स हैं इसकी प्रतिस्पर्धा न बढ़े। और यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेगा तो फिर सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की तरफ बढ़ेगा, वो भी जो है इस तेज गति से उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा, क्योंकि फिर सऊदी अरेबिया की इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी और फिर अन्य देश भी उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की महत्वाकांक्षाएं पहले से ही हैं। पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त और डिस्टेबलाइज्ड मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहले से ही मौजूद है, तो वो एक आशंका और चिंताओं का कारण बना रहता है। तो ये भारत का भी मानना है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है उसको त्यागना चाहिए। और भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, कि अनेकों बार जो IAEA के रेजोल्यूशंस में ईरान के विरोध में मत दिया था। लेकिन इतना कहने के बाद भारत ये जो पूरी सिचुएशन है उस पर बहुत ही क्लोज और पैनी नजर बनाए हुए है और भारत ये चाहता है कि ये जो पूरी सिचुएशन है इसको एक नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत से ही हल किया जाए और इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन अगर निकालने की कोशिश की जाए तो ऐसे में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए घातक होंगे, ईरान के लिए और इजराइल के लिए तो ये चुनौतियां पैदा करेंगे ही। लेकिन ये
पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को और पूरे विश्व को भी प्रभावित करेंगे। तो भारत देखिए, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इसराइल ईरान के बीच का युद्ध हो, सभी में इस बात को लगातार कहता रहा है कि जो एक डायलॉग और नेगोशिएशंस है उस पर बल दिए जाने चाहिए, और उस पर बल भारत देता है। और भारत ने इस बात की एडवोकेसी की है कि दोनों ही पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इसका रेजोल्यूशन निकालना होगा। लेकिन वर्तमान के हालात गीतू जी जो दिखाई देते हैं वो काफी ऐसे अभी नहीं दिखाई देते कि जिसमें कोई सब्सटेंशियल नेगोशिएशंस हो, और अभी एक युद्ध की स्थिति निसंदेह बन गई है, क्योंकि ईरान के ऊपर एक बड़ा मिलिट्री एक्शन इजराइल ने लिया है। और अब आगे भी अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को, इसके बाद भी अगर वो ऐसे असेसमेंट्स इजराइल को और अमेरिका को होते हैं कि वो फिर से और उसने इसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो मात्रा है, जो उसका ग्रेड है 90% ग्रेड तक का होना चाहिए वेपन बनाने के लिए, वहां तक अगर करना शुरू कर दिया है तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में, जैसा कि नेतन्याहू कह रहे हैं, और भी बड़ी जो कार्रवाई है वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हो सकती है। और उस तरह की कार्रवाई में अमेरिका की भी सीधी भागीदारी हो सकती है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि जिसमें कि वो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उसको वो हिट कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है।